हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपीसीएल क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे सीटेट 20 अगस्त 2023 को टारगेट करते हुए ईवीएस के आज हम लोग सुपर 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, जो एग्जाम आपका 2023 में हुआ पिछले जनवरी में, उन्हीं से निकाले गए 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका अच्छा रिवीजन हो पाएगा, आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ठीक से समझते हुए चलेंगे और एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन होगा। पेडागोजी के क्वेश्चंस आज हमने इसमें कम डाले हैं, जो आपके पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको भूल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले कहना चाहेंगे, अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, मान लीजिए ईवीएस की क्लास चल रही है, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? चार्ट, प्रोजेक्टर, स्थानीय संसाधन। स्थानीय संसाधन का मतलब होता है कि वहां के जो लोकल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, या फिर शिक्षक का ज्ञान जरूरी है। देखिए, जरूरी तो सब चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है ईवीएस की क्लास में कि आप वहां की जो चीजें हैं भाई, जैसे मान लीजिए वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ की इमारतें कैसी हैं, घर कैसे हैं, लकड़ी कैसे यूज होती है, यानी कि लकड़ी कैसी है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती जो एनवायरनमेंट की होती हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय संसाधन हैं वो कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए कोई चीज़ आप पूरी तो नहीं ला सकते क्लास में, आप उसका मॉडल ला सकते हैं, उसका प्रतिरूप बच्चों को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। इससे बच्चा पढ़ने में रुचि लेगा, उसको आनंद आएगा। अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार का, इसी से रिलेटेड कह सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी यानी कि ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया। किसकी पुस्तक में? जो किताब है वो ईवीएस की किताब है, उसमें रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है ना। मतलब वो बहुत सारी पिक्चर्स छपी होती हैं, तो रेलवे टिकट का भी एक पिक्चर है उसमें। ये क्यों किया गया है? इसके पीछे कारण क्या है? विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना, कि आखिर किस तरीके से आप टिकट का यूज करेंगे। विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना, डिसीजन का जो स्किल है उसको डेवलप करना है। विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में बताना, वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि जब हम बच्चों को कोई चीज वास्तविक रूप में उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं, फिर हम उसके बारे में जब बच्चों को बताते हैं, इससे बच्चों को पढ़ने में आनंद आता है, वो रुचि लेते हैं, और इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह लंबे समय तक बालक के दिमाग में स्टोर हो जाता है और फिर वो उसको कभी नहीं भूलता। तो इसके माध्यम से होना क्या है, बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है, बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। किसके माध्यम से? वास्तविक अनुभव के माध्यम से। किसके माध्यम से? वास्तविक अनुभव के माध्यम से। बात आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में, यानी कि ईवीएस के टीचिंग में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? जब बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे होते हैं, उससे बच्चों में क्या विकसित होता है? अच्छी याददाश्त हो जाती है, या बच्चे चीज़ों को पहचान लेते हैं, अच्छी तरीके से पहचानते हैं, रिकग्निशन जिसको कहते हैं, या फिर टेंडेंसी ऑफ फॉर लर्निंग बाय डूइंग, या फिर रोट लर्निंग यानी कि क्रैमिंग पर जोर होता है। डियर फ्रेंड, ईवीएस की कक्षा में बच्चे क्या सीखते हैं? सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि बच्चे के अंदर टेंडेंसी फॉर लर्निंग बाय डूइंग आ जाती है, यानी कि करके सीखने की प्रवृत्ति बच्चों की अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में, किसकी टीचिंग में? ईवीएस के टीचिंग में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न संकेतक होते हैं। किसके संकेतक होते हैं? बच्चों को क्या पता है उसका संकेत करते हैं। अगर बच्चा क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो क्या ये इस तरफ संकेत कर रहा है कि बच्चों को क्या पता है, या फिर बच्चों की याद करने की क्षमता का संकेत कर रहा है? अगर बच्चा प्रश्न पूछेगा तो क्या उसे ये पता लगेगा कि बच्चे की याद करने की क्षमता क्या है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं? भाई बिल्कुल, डेफिनेटली यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? सीधी सी बात है, वो हमसे जानना चाह रहा है कुछ,
जिस बात से रिलेटेड वो प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में वो जानना चाह रहा है, इसीलिए तो प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। ईवीएस के टीचिंग में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बात को संकेत कर रहा है कि बच्चे क्या जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें 3 है जो गलत हैं, 1 है जो सही है, वो आपको चुनना है। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। दोनों क्या हैं? गोवा और पुदुचेरी जो है वो कहाँ हैं? अरब सागर के तटवर्ती हैं। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि पुदुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। बताइए, क्वेश्चन 1 फरवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका पुदुचेरी है यह बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है। यह बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है। और ध्यान रखिए, पुदुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। यह आपका अरब सागर का तटवर्ती राज्य है। ओके, सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं? ये जो ग्रुप्स दिए हुए हैं राज्यों के, इनमें ऐसा कौन सा ग्रुप है राज्यों का जहां तेल क्षेत्र हैं? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, क्या ये वो समूह है? या फिर अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, क्या ये वो क्षेत्र है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, क्या ये वो क्षेत्र है जहां तेल पाया जाता है? डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें कि इसमें आपका असम, आपका गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भारत के राज्यों के ऐसे समूह हैं जहां तेल क्षेत्र पाया जाता है। क्या ये भारत के ऐसे राज्यों का समूह है जहां तेल क्षेत्र पाया जाता है? इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि घरों के विषय में निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। इन पर विचार करना है और फिर हमको सही आंसर बताना है। देखिए, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। क्या ये बात सही है? या हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। राजस्थान के गांवों के लोग कंटीली झाड़ियों के छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं? देखिए, एक तो पहला जो ऑप्शन इसमें ये है कि ए वाला, ए ऑप्शन हमारा सही है। भाई, लेह जो है वो सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है, आप सभी को पता है, जहां बारिश नहीं होती। राइट, लेह के घरों के आकार में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं जिन्हें पत्थरों को काट करके बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और निचली मंजिल पर जानवरों, क्या होता है? निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। और पहली मंजिल का प्रयोग परिवारों के रहने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर जैसे बात करें हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश में घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, बांस और खंभों पर नहीं बनाए जाते। ठीक है, ये बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते। वहीं पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान गांव के लोग कटीली झाड़ियों के छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में मौसम बहुत गर्म होते हैं और जो है बारिश भी कम होती है, इसलिए घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन ए और सी हैं वो दोनों ही राइट हो गए। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ए और सी 2 ऑप्शन आपके इसमें राइट हैं। हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ में, क्योंकि इसमें ए और सी राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी या सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें कि वो महिला आपकी कर्णम मल्लेश्वरी है। ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ओके, कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है भारोत्तोलक हैं। इनका जन्म अगर पूछ ले तो इनका जो जन्म है वो 1975 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इन कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म 1975 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, इनको और इनसे रिलेटेड पॉइंट ध्यान रखिए, इनको 1994 में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कब? 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और फिर 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, 1999 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये इनकी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए परिवार के संदर्भ में जानते हैं। एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। या फिर केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। मुझे तो लग रहा है यही बात सही है कि भाई परिवार तो एक सामाजिक संस्था है जिसमें व्यक्तियों का एक कह सकते हैं ग्रुप होता है ना, यह एक क्रम पाया जाता है और सभी एक उद्देश्य के लिए परस्पर सहयोगात्मक काम भी करते हैं। परिवार में बालक जन्म लेता है, उसी में उसका अंत भी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए उसका अर्थ भी सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन क्या कहलाता है? नए काम की तलाश में मौसम के हिसाब से लोग जो है इधर से उधर चले जाते हैं, इस राज्य से उस राज्य में चले गए, उस राज्य से उस राज्य में चले गए, है ना, किसके लिए? अपने व्यवसाय के लिए, है ना, नए काम की तलाश के लिए, व्यवसाय के लिए। तो इसको जो है वह ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो ऋतु प्रवास में मनुष्य एवं पशुओं का नवीन चरागाहों के लिए मौसमी स्थानांतरण होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? खेल कूद का लक्ष्य जीतना नहीं है, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं नहीं है, मानसिक सतर्कता नहीं है, भावनात्मक परिपक्वता नहीं है। क्या नहीं है? तो खेल का लक्ष्य जो है वह जीतना नहीं है। खेल का लक्ष्य क्या है? जीतना। खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? जो है संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता, भावनात्मक परिपक्वता, ये सभी क्या है? खेल कूद के लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट वन इज, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत जो है वह 2.7% है। कितना है? 2.7%। इसके अलावा 97.3% जो जल बचा वो कहाँ है डियर फ्रेंड? वह आपका महासागरों में है। कहाँ है? महासागरों में है। ठीक है, जो खारा है। क्या है? जो कि खारा है। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र जो हैं वह आपके किससे बनाए जाते हैं? वह आपके लौकी से बनाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में GOURD गॉड कहते हैं। यहाँ पे लैकी नहीं है डियर फ्रेंड, यहाँ पे लौकी लिखा हुआ है। कि क्या लिखा हुआ है? लौकी लिखा हुआ है। ठीक है, बीन और तुम्बा जैसे जो वाद्य यंत्र जिनको बजाया जाता है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन ए गार्ड यानी कि लौकी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। कौन करता है? आत्म प्रतिबिंब यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, या फिर आपका पीयर असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। क्या जो है सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है? तो इसमें जो है आपका वह आत्म प्रतिबिंब भी ठीक है। एंड सेकंड आपका जो है कि वो सहकर्मी आकलन इज आल्सो राइट। एंड
रचनात्मक प्रतिपुष्टि, ये तीनों ही आपके इसमें राइट हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बी डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है ईवीएस को एक एकीकृत विषय, एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, यानी कि विषय को, कई विषयों को एक साथ मिला देना। ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है। क्यों ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, या फिर इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया है, या यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। यह गतिविधियों, प्रयोगों, चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। जी नहीं, राइट ये होगा कि जो ईवीएस है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी है, यह आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, इन सभी से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, यानी कि इन सभी को एक साथ लेकर के चलता है और जो है इन सभी से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में एक साथ देखता है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, इसीलिए इसको एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है। ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? ईवीएस को सीखने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ईवीएस सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें, तो इसमें आपका क्या होगा? शिक्षक, छात्र, पर्यावरण या फिर माता पिता। डियर फ्रेंड, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में जो पर्यावरण है यह सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक वातावरण के बारे में बच्चों की जिज्ञासा को पोषित करने में मदद करता है, और साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षार्थियों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ता है। उनका जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी परिवेश है, उसकी खोज करना, उनसे जुड़े पर्यावरण और जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता विकसित करता है। इसलिए पर्यावरण जो है वह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? पर्यावरण की प्रकृति की बात हो रही है। स्थायी यानी कि परमानेंट, या फिर एक दिशा विषयक, यूनिडायरेक्शनल, वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य। देखिए, तो इसमें आपका जो अनुभवजन्य पद है ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए सबसे सटीक बैठता है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन या भागीदारी के माध्यम से प्रभावित होने या ज्ञान प्राप्त करने का तथ्य और स्थिति दोनों ही शामिल होते हैं। ओके, पर्यावरण के अध्ययन में जो अनुभवजन्य इंद्रियों, अवलोकन, प्रलेखन या किसी विशेष प्रतिमान के माध्यम से प्राप्त जानकारी को अनुभवजन्य कहा जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। कौन अनुभवजन्य? इसको इंग्लिश में एक्सपीरियंशियल कहते हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में जो फूलों की घाटी है राष्ट्रीय उद्यान वह स्थित है? आपका उत्तराखंड है, आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जनवरी में हर साल, मैं तो कहता हूँ हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वह राज्य आपका उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? वह आपका उत्तराखंड राज्य है, जो कि चमोली जिले में स्थित है। जिला अगर पूछ ले तो वह चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर मेथेन। आपको बताते चलें, सीएनजी का जो मुख्य संघटक होता है, जो मुख्य कंपोनेंट है, वह आपका मेथेन है। क्या हो जाएगा? वह आपका मेथेन है, क्योंकि सीएनजी में मेथेन की जो मात्रा है वो 80 से 90% होती है। क्या है? सीएनजी में जो मेथेन की मात्रा होती है वो हमारी 80 से 90% होती है। सीएनजी जिसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ध्यान रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको संपीडित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। और सीएनजी का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता, सीएनजी से वायु प्रदूषण नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह जो पेयर है, जो जोड़ा है, वो चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो वह कौन सा पेयर हो जाएगा? कौवा और उल्लू, क्या ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं?
चील और गिद्ध, या फिर आपका कलचिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन कहते हैं, कलचिड़ी को इंग्लिश में इंडियन रॉबिन कहते हैं, या फिर गरुड़ है वो, गरुड़ यानी कि ईगल की बात हो रही है, या फिर बसंत गौरी और कौवा है। डियर फ्रेंड, वह आपका चील और गिद्ध है। चील और गिद्ध पक्षियों का वो पेयर है, वो जोड़ा है जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, चील और गिद्ध। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो वो 2 रोग आपके कौन कौन से हो जाएंगे? मलेरिया और डेंगू है, या हैजा और चिकनगुनिया है, हैजा और मलेरिया है, चिकनगुनिया और मियादी बुखार है। तो इसमें मच्छरों द्वारा फैलने और होने वाले 2 रोग आपके मलेरिया और डेंगू हैं। कौन सा? मलेरिया और डेंगू। डेंगू रोग जो है वो वायरस जनित रोग होता है। इस रोग को वहन करने का काम एडीज नामक मच्छर करते हैं। कौन से मच्छर करते हैं? एडीज नामक मच्छर करते हैं। ठीक है, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जो प्लेटें हैं हमारी, जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। अगला क्वेश्चन कहता है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका हैदराबाद है, लखनऊ है, मैसूर है, श्रीनगर है। क्या नाम है? उसका नाम आपका श्रीनगर है। क्या नाम है? श्रीनगर जो है चार चिनारी श्रीनगर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। चार चिनारी डल झील के निकट स्थित एक द्वीप है। क्या है? चार चिनारी जो है वह डल झील के निकट स्थित एक द्वीप भी है। चलिए, तो श्रीनगर ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है? गेहूं की जड़ें मूसला जड़ कहलाती है, मक्का की जड़ मूसला जड़ कहलाती है, गाजर की जड़ मूसला जड़ कहलाती है, या फिर बांस की जड़ मूसला जड़ कहलाती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है गाजर। ठीक है, गाजर एक जड़ है। गाजर क्या है? एक प्रकार की जड़ है। ठीक है, जबकि आपका गेहूं और मक्का तथा जो भी आपका जैसे जो मक्का है ये सभी बीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो गाजर है ये इसके साथ मूसला जड़ ऑप्शन राइट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप जिसको भी सीटेट देना है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा पहले ही। ठीक है, अब लास्ट समय है और हमें पहले समय मिला नहीं बीएड के चक्कर में। बीएड के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम चल रहा था, तो अभी हम आपका एक तरीके से सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप या फिर पुदुचेरी? तो वो क्या है? वह आपका कश्मीर है। वह आपका कश्मीर राज्य है। कश्मीर कैसा राज्य है? यह संघ शासित क्षेत्र है। ठीक है, इसके लोग सरसों के तेल में बनी या पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सरसों के तेल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। हमारे डैश व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग है। कौन सा? भावनात्मक, संज्ञानात्मक या फिर मनोगतिक एंड भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों ही। क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। हमारे भावात्मक व्यवहार परक तंत्र का मूल एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26 नंबर, बिना बीजों के उगने वाले पौधे कौन कौन से हैं? सेब है, पाइन्स है, फर्न है, प्रून्स है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट क्या होगा? तो इसमें आपका ये जो फर्न है, फर्न ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल या बीज नहीं होते। इनमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं। फर्न, मॉस आदि बीज रहित संवहनी पौधे हैं जो बीजाणुओं के साथ प्रजनन करते हैं और नम वातावरण में पाए जाते हैं। तो फर्न जो है वो बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुड़ुक भाषा बोली जाती है। डैश में किस राज्य में संथाली और कुड़ुक भाषा बोली जाती है? झारखंड, असम, मणिपुर या फिर ओडिशा? तो वह आपका झारखंड है जहां संथाली एवं कुड़ुक भाषा बोली जाती है। कौन सा राज्य है? झारखंड है। झूम खेती है
जैविक खेती है, काटो और जलाओ खेती है, रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग है, या फिर फसल चक्रण है। झूम खेती जो है, यह झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरण खेती होती है। ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति मानी जाती है। इसे काटो और जलाओ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे काटो और जलाओ खेती के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की खेती में होता क्या है कि फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ओके, खेती करने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है और अपशिष्ट को जलाकर राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो इसको काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? क्वेश्चन कहता है जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? पक्षी, चमगादड़, गिलहरी या फिर मधुमक्खियों के द्वारा। तो राइट ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? चमगादड़ों द्वारा। किसके द्वारा? चमगादड़ों द्वारा परागण को चिरोप्टेरोफिली कहा जाता है। चमगादड़ों द्वारा परागण जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। ये नाम दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, चिरोप्टेरोफिली कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप किस नाम से जाना जाता है? जामदानी, चिकनकार, पटोला या फिर पोचमपल्ली। तो इसको जो है वह जामदानी नाम दिया गया है। किस जो प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है वह आपका जामदानी है। ठीक है। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है और कला इस संस्कृति का हिस्सा है। इस कला में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप क्या है? जामदानी है। जामदानी जो है यह एक तरह का बारीक मलमल होता है, एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर जो हथकरघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। ये मुगल साम्राज्य के दौरान बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। किसके दौरान? मुगल साम्राज्य के दौरान। 3 परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियाँ नीचे दी हुई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहाद, बावड़ी एंड झील। नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर में, या फिर उदयपुर, जयपुर, नालंदा, बीकानेर, प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर, या फिर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। क्या हो जाएगा? वह आपका जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, इनमें जो है ये देखी जा सकती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है। नीरज चोपड़ा जो है वो एक चैंपियन ओलंपियन है। वे कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक है, शॉट पुट थ्रो, या फिर आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, या फिर ट्रिपल जंप। तो नीरज चोपड़ा ने, आप सभी को पता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था इन्होंने? 2020 में। ओके। और उनका जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वह आपका कितना गया था? 87.58 मीटर था, जिसने उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था। घटपर्णी निपेंथिस पौधा चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसा करके उन्हें खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? हमारे देश में ये पौधा आपको मेघालय में मिलेगा। कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी पौधे जो होते हैं ये मांसाहारी पौधे होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की पत्तियाँ होती हैं और उन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। ये पौधे चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों को फंसा करके उन्हें खा जाते हैं। ये हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सानिया मिर्जा टेबल टेनिस खेलती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, पीटी ऊषा वेटलिफ्टिंग करती हैं, या फिर कर्णा मल्लेश्वरी एथलेटिक्स हैं। राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन से संबंधित हैं। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल हैं। ठीक है, जिन्होंने 2012
लंदन में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था, वो भी अमेरिका में। ठीक है, रही बात सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा आपकी जो है वो टेनिस से संबंधित है। ओके, पीटी ऊषा जो है वह आपकी एथलेटिक्स हैं। क्या है? जो पीटी ऊषा है वो एथलेटिक्स हैं, जिसको धाविका बोलते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आपकी क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक हैं, वेटलिफ्टर हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के परिक्रमा करती है। पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है? किस देश में आधी रात हो जाती है? जब भारत में जो है दोपहर होती है तो ऐसा कौन सा देश है जहां आधी रात हो जाती है? तो वह हमारा देश अर्जेंटीना है। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना देश में आधी रात हो जाती है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश आता है वहाँ दिन और शेष छायांकित भाग में रात्रि हो जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित कर देती है। अर्जेंटीना देश भूमध्य रेखा के एक तरफ दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में एक देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि भारत एशियाई उपमहाद्वीप में भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इनकी स्थिति के कारण इनके समय में अंतर पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? झरोखा, या फिर झरोखा को इंग्लिश में स्काईलाइट कहते हैं, ड्रोमर कहा जाता है, या प्लेटफॉर्म, या फिर बुर्ज कहा जाता है। तो उनको जो है बुर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, इन्हें बुर्ज कहा जाता है। ठीक है, ये इमारत से ऊपर की ओर उठा हुआ गोल या फिर गोल कह सकते हैं भाग होता है, जिसके बीच में बैठने के लिए भी थोड़ा सा स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोर्टफोलियो क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज पोर्टफोलियो? एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है। एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रहण है। एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह है। एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो आपका जो है एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए समस्त एवं सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह होता है। समस्त एवं सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह होता है। समस्त भी है और सर्वोत्तम भी है। एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह, एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह, यही आपका पोर्टफोलियो है। इसलिए ऑप्शन ए और जो आपका इसमें सॉरी यहाँ पे समस्त कार्यों का संग्रह, ए और सी ऑप्शन आपके दोनों राइट हो जाते हैं। ए एंड सी दोनों ही राइट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपदा के बाद शरणार्थी यानी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह क्या कहलाता है? आपदा के बाद जो लोग होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं आपदा के दौरान, तो फिर जब वो अपने घर को, अपने देश को, या जहाँ भी वो रहते हैं, जब वो वहाँ वापस लौटते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आपको बताते चलें, इसको प्रत्यावर्तन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो समझ लें, इसको रिपैट्रिएशन कहते हैं। ठीक है, रिपैट्रिएशन कहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्तन कहते हैं। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गाँव में मुकादम की क्या भूमिका है? गन्ने के जो खेत, महाराष्ट्र में गन्ने के जो खेत हैं उनमें क्या होता है कि मुकादम की क्या भूमिका है? देखिए, मुकादम क्या होता है? वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है, मुकादम। या फिर वह एक एजेंट है जो परिवारों को राशन बंटवाता है, जिसे मुकादम कहते हैं। वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को उत्साहित करता है। या फिर वो एजेंट है जो धन उधार पर देता है और प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का वितरण करता है। वह आपका एक एजेंट है जो धन उधार देता है, और प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण भी देता है। वही आपका मुकादम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो गया। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है और पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनता है। या फिर अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है
और उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। क्या होता है? खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ब्यूरेट परीक्षण में पेप्टाइड श्रृंखला में नाइट्रोजन परमाणु कॉपर आयनों के साथ मिलकर के बैंगनी रंग बनाने का काम करते हैं। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है। उसे अभाव हो सकता है किस बात का? विटामिन डी का, ए का, सी का या फिर B1 का। तो इसमें आपका जो रामू है उसको विटामिन B1 की समस्या हो सकती है। ठीक है, कि उससे विटामिन B1 का अभाव हो सकता है, क्योंकि विटामिन B1 को जो है थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमी से बच्चे में थकान, चिड़चिड़ापन, खराब याददाश्त, भूख न लगना, नींद में गड़बड़ी, पेट की परेशानी, वजन कम होना, ये सभी लक्षण विटामिन B1 की कमी से दिखाई पड़ने लगते हैं। पोचमपल्ली हमारे देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का एक भाग था? यह जो जिला है वह आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सभी को पता होगा। यह ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा वह तेलंगाना। पोचमपल्ली हमारे ही देश के तेलंगाना राज्य का एक भाग है। ठीक है, यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के पेयर को चुनना है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का कौन सा पेयर होगा इसमें? असम और राजस्थान, बिहार और बॉम्बे हाई, गुजरात और तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। क्या हो जाएगा? वह आपका असम और राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम और राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे पर्यानुकूलन कहते हैं, इसे एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पर्यानुकूलन। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर या फिर लोयस। डियर फ्रेंड, इसमें जो लोयस है, क्या इसमें जो लोयस है ये समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन या निक्षेपण नहीं है, क्योंकि पवन द्वारा, हवा द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं। किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? तो वायु परत की जो मध्यमंडल है, जो मध्यमंडल है, जो मेसोस्फीयर है, जो मेसोस्फीयर है, इसमें क्या होता है? ये वायुमंडल की तीसरी परत होती है जो समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में वायु के घर्षण के कारण जल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? यदि चंद्रमा का परिक्रमा जो पथ है वो घटना शुरू हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? तो उससे चंद्रमा एक वृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, या फिर निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा। यह एक निम्न ज्वारीय उभार पैदा करेगा, या फिर निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे। तो इससे क्या होगा कि चंद्रमा एक बहुत वृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। ठीक है, जिससे कि तटीय क्षेत्रों में सुनामी आएगी और तबाही मच जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट ए हो जाता है। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम क्या है? लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई जो आबादी है, जो जगह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम द्रास है। उसका नाम द्रास है। ठीक है, समुद्र तल से 3280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ओके, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा के माध्यम से, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से, श्यामपट्ट से अगर बच्चा नोट लिख लेता है इसके माध्यम से, या फिर संरचित अधिगम अनुभव देना। तो इसमें ये हो जाता है कि स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा अगर बच्चा करने लग जाता है तो इसका मतलब परिचर्चा है, वाद विवाद विधि में अगर बच्चा सहभागी बनता है, इसका मतलब है कि उसका जो अधिगम है वो सक्रिय है, यानी कि बच्चा एक्टिव होकर के सीखने का प्रयास कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? व्याख्यान विधि है या फिर श्रुत लेखन हो जाएगा, एंड व्याख्यान एवं श्रुत लेखन है, या फिर प्रयोजना विधि। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो आपका प्रयोजना विधि है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम प्रयोजन विधि। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि विद्यार्थी जो है वह सहयोग एवं सक्रियता से वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में सीखता है। ठीक है, तो ये आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, एंड इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चंस का रिवीजन हम आपको कराते रहेंगे। क्लास कैसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।